हेलो एवरीवन। आज के आर्टिकल में हमारा विषय है मुक्त व्यापार क्षेत्र की बदलती दुनिया से कदम मिलाता भारत। हमारा यह आर्टिकल मुक्त व्यापार समझौतों के संदर्भ में है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर मुक्त व्यापार समझौतों से पड़ने वाले प्रभावों को समझने की कोशिश की गई है और साथ ही भारत के द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारत के दृष्टिकोण को भी जानने की कोशिश की गई है। हमारा यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए मेरे यानी आतिफा के साथ इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था आज के दौर में सिर्फ बाजार प्रणाली और लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी परिधि बहुत व्यापक है। ये परिधि न केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के नए मानक गढ़ने की कोशिश कर रही है, बल्कि ये जियो स्ट्रैटेजी यानी भू राजनीति को भी प्रभावित कर रही है। और यही वजह है कि आज के समय में जियो इकोनॉमिक्स यानी भू अर्थव्यवस्था कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये 1990 के दशक में सैप यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत लाई गई या थोपी गई थी। अर्थव्यवस्था की इस आधुनिक व्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण दो प्रमुख घटक थे। हालांकि मोटे तौर पर इनमें मर्केंटाइलिज्म यानी वाणिज्यवाद ज्यादा प्रभावी था, क्योंकि इनके विषय ट्रेड और टैरिफ की वरीयता तक सिमटे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे इसे और विस्तार दिया गया। इसके चलते आज लगभग सभी कुछ इन्हीं से तय होते हुए दिख रहे हैं। यही वजह है कि भू अर्थव्यवस्था को अब दरकिनार करके न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थायी समृद्धि प्रदान की जा सकती है, बल्कि उसे श्रेष्ठ प्रतियोगी भी बनाया जा सकता है। इससे भी आगे बढ़कर बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके बिना कोई भी देश विश्व व्यवस्था में निर्णायक भूमिका भी नहीं निभा सकता है। कहने का मतलब ये कि अब राजनीतिक अर्थव्यवस्था जिस सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है, उसमें भू अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है और इसके लिए फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार जैसी व्यवस्था जरूरी है। हालांकि अभी भी ये एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की क्लासिकल अर्थव्यवस्था में निहित विशेषताओं से बहुत आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन इसमें दावोस आधारित पश्चिमी इकोनॉमिक फिनोमिना मुख्य भूमिका में आ चुका है, जिसमें मुख्य वैचारिकी न्यू लिबरलिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। न्यू लिबरलिज्म को सही अर्थों में वैकल्पिक उदारवाद का नाम दिया जा सकता है, जो उदारवाद और संरक्षणवाद के बीच ठहरता है। इस विषय पर चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मुक्त व्यापार के इस युग में हम उन निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं जो ये स्पष्ट कर सके कि मुक्त व्यापार समझौते किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत इस व्यवस्था में कहाँ खड़ा है, इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले एक बात और आवश्यक प्रतीत होती है, और वो है वैश्वीकरण की वस्तुस्थिति। तो आइए सबसे पहले एक नजर वैश्वीकरण की वस्तुस्थिति पर ही डाल लेते हैं। दरअसल आज वैश्वीकरण कई मिथकों को तोड़ते हुए दिख रहा है। पहला टूटने वाला मिथक तो शायद यही है कि वैश्वीकरण एक आदर्श व्यवस्था नहीं है, इसलिए इससे संबंधित कोई भी घटक, सिद्धांत या अवधारणा आदर्श नहीं हो सकती, चाहे वो मुक्त व्यापार संबंधी ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्वीकरण पिछले कुछ समय से विपरीत दिशा में गमन करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा केवल इस दशक या इससे ठीक पहले वाले दशक में ही नहीं हुआ, बल्कि इस व्यवस्था के साथ साथ भी चलता रहा है। ध्यान रहे कि पश्चिमी पूंजीवादी दुनिया ने सोवियत संघ के पतन के बाद बेहद रणनीतिक ढंग से एंड ऑफ द हिस्ट्री यानी इतिहास के अंत की घोषणा की थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इसी दुनिया ने यूरोजोन को ऑप्टिमम करेंसी जोन घोषित किया था, लेकिन क्या हुआ? इसी ने दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को एशियन टाइगर से लैमडक यानी लंगड़ी बत्तख में तब्दील कर दिया था, और इसी ने अर्जेंटीना और मेक्सिको की अर्थव्यवस्थाओं को धूल फांकने के लिए विवश किया था। तब इसके पैरोकारों में उदारवाद आदर्शतम स्तर पर था। लेकिन जब अमेरिका सब प्राइम संकट से गुजरा, तब क्या हुआ? आखिर अमेरिका को तब संरक्षणवाद क्यों अपनाना पड़ा? यूरोपियन यूनियन अपने ही बोझ को आज संभालने में असफल क्यों हो रहा है? आखिर ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट का फैसला क्यों लिया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो ये संकेत करते हैं कि भविष्य की प्रतियोगिताएं अनिश्चित मानदंडों पर संपन्न होंगी। इससे सफल होने के लिए राष्ट्र प्रथम की तर्ज पर चलना होगा। इस दृष्टि से एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में भारत के उस फैसले को देखा जा सकता है जिसके तहत वो
RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल नहीं हुआ था, जबकि भारत निरंतर बहुत से बहुपक्षीय व द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते कर चुका है और उनके प्रति प्रतिबद्ध भी है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि मुक्त व्यापार समझौते आखिर होते क्या हैं। दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऐसे समझौते होते हैं जो व्यापार अवरोध को कम करके और प्रशुल्कों यानी टैरिफ्स को खत्म करके ग्लोबल मार्केट में प्रेफरेंशियल एक्सेस गेन यानी वरीयता अधिमान्य लाभ हासिल करने में सहायक होते हैं। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिन देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते संपन्न होते हैं वो देश एक दूसरे को वरीयता अधिमान्यता देते हैं। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और टैरिफ्स में कटौती, कानूनों का विनियमन, सब्सिडी और कोटा जैसे प्रावधान सुनिश्चित करते हैं, जिससे समझौतों में शामिल देशों को निर्यात प्रोत्साहन के अवसर हासिल हो सकें। इस तरह मुक्त व्यापार समझौते व्यापक होते हैं, इसलिए उन्हें केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। ये वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए न केवल प्रशुल्कों को कम करते हैं, बल्कि नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी गैर शुल्क बाधाओं की चिंता को शामिल करते हुए आधारभूत व्यापार को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखते हैं। इसमें श्रमिकों के अधिकारों, प्रतिस्पर्धी नीतियों, सार्वजनिक खरीद नियमों या पेटेंट कानूनों के साथ साथ निवेश संबंधी नियम, विशेषकर द्विपक्षीय निवेश समझौते भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके समानांतर दुनिया भर में मुक्त व्यापार समझौतों और द्विपक्षीय निवेश समझौतों के खिलाफ कई सामाजिक आंदोलन भी हुए हैं। इसका कारण ये है कि मुक्त व्यापार समझौतों की व्यापकता के प्रभाव के दायरे में प्रोफेसर्स, किसान, रिसर्च स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस, पर्यावरणविद और मजदूर संघ कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। इन आंदोलनों के पीछे की कई वजह हैं। दरअसल मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित होने वाली वार्ताएं गोपनीय और सार्वजनिक जांचों के दायरे के बाहर होती हैं, भले ही वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनजीवन को प्रभावित कर रहे हों। ऐसी मान्यता है और काफी हद तक ये सच भी है कि मुक्त व्यापार समझौतों का उपयोग कॉर्पोरेट व्यवसायों द्वारा किया जाता है। इसका लाभ छोटे व्यवसायियों और सामान्य लोगों को नहीं मिल पाता। ये विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ भी समान व्यवहार नहीं करता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख आर्थिक शक्तियां अपने बौद्धिक संपदा के मानकों को अपनाने के लिए दूसरे देशों पर दबाव बनाती हैं। एक मान्यता ये भी है कि मुक्त व्यापार समझौते सरकारों की विनियमन क्षमता को प्रभावित करते हैं, जो संप्रभुता की दृष्टि से नकारात्मक होता है। जैसे रेगुलेटरी कोऑपरेशन प्रावधान कॉर्पोरेट लॉबी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यह अधिकार दे देता है कि वो सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर सके। गौरतलब है कि रेगुलेटरी कोऑपरेशन प्रावधान को कई समझौतों में शामिल किया जाता है। मुक्त व्यापार समझौते विदेश नीति और जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष के शस्त्र जैसे होते हैं, जिनका प्रयोग आमतौर पर व्यापार से परे दूसरी प्रतिबद्धताओं के लिए किया जाता है, विशेषकर बड़ी शक्तियों के द्वारा। तो चलिए इस सब के बाद समझते हैं कि मुक्त व्यापार समझौतों के मामले में भारत का क्या दृष्टिकोण है। तो भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद से मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इससे न केवल वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी है, बल्कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि आर्थिक नीति प्रतिष्ठान मुक्त व्यापार समझौतों को गंभीरता से ले रहे हैं। अगर गौर से देखें तो पिछले 5 सालों में भारत ने 13 मुक्त व्यापार समझौते अपने व्यापार सहयोगियों के साथ हस्ताक्षरित किए हैं। इनमें से 3 समझौते IMCE-CPA यानी इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, IUCEPA यानी इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट और IAE-CTA यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। इनके अलावा बाकी समझौतों में इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड, इंडिया भूटान एग्रीमेंट एंड ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट, इंडिया थाईलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया साउथ कोरिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आदि शामिल हैं। इस तरह भारत इस दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। इनका मकसद उत्पादन के साधनों के उचित प्रयोग, इनपुट लागत में कमी, निर्यात प्रोत्साहन, तकनीकी विकास को प्रोत्साहन, तकनीकी हस्तांतरण के कारण अर्थव्यवस्था में नियमन और उत्पादन के मानकों पर विशाल वृद्धि को बढ़ावा देना है। साथ ही सामाजिक उत्पादन का महत्तमीकरण तथा श्रम विभाजन और विशेषज्ञता को बढ़ावा
और एकाधिकारवाद से मुक्त व्यापार प्रतिस्पर्धा की ओर उन्मुखता जैसे बहुत से आयाम हैं जो सरकार को इस दिशा में प्रेरित करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि मुक्त व्यापार समझौतों की दिशा में तेजी से बढ़ रहे भारत ने नवंबर 2020 में अस्तित्व में आए RCEP में शामिल होने से इनकार क्यों कर दिया। तो इस लिहाज से आइए समझते हैं कि भारत के RCEP से बाहर होने के क्या कारण थे और भारत पर इसके क्या प्रभाव हैं। तो वर्तमान RCEP समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 30% का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अभिवृद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं। जानकारों का मानना है कि भारत ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला चीनी गतिविधियों और नीतियों के कारण लिया था। अगर भारत इस समझौते में शामिल होता तो भारत में चीनी सामान को शुल्क मुक्त प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती। इससे भारत के घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा पिछले 3 वर्षों से लगातार बढ़ा है और यही नहीं, लद्दाख में संघर्ष के बावजूद कुल व्यापार में भी वृद्धि हुई है। इसके अपने कारण हैं जो मूलभूत हैं और उन्हें इतनी आसानी से झुठलाया भी नहीं जा सकता। हालांकि भारत की GDP ग्रोथ 7 से 7.5% की वृद्धि की ओर लौटती दिख रही है। इसलिए भारत को ग्लोबल इन्वेस्टर्स की चीन+1 रणनीति से अंततः लाभ होगा, क्योंकि वो चीन से बाहर वियतनाम, थाईलैंड या भारत जैसे अन्य देशों में निवेश करना चाहते हैं। फिर भी कुछ आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार RCEP पर हस्ताक्षर न करके भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा तथा ऑटोमेटिव जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न हिस्सों में पूंजी निवेश आकर्षित करने की अपनी संभावनाओं को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया है। इसका कारण ये है कि जब निवेशक अपने निवेश गंतव्य सुनिश्चित करते हैं तो वो एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं जो बिना किसी बाधा के देशों की सीमाओं को पार करती हों, ताकि वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही हो सके। इस दृष्टि से RCEP क्षेत्र उनके लिए उपयोगी और सहयोगी सिद्ध होगा। लेकिन वॉकआउट के फैसले से पहले ही भारत का RCEP के 15 देशों में से 12 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो चुका था। इसलिए भारत को RCEP से बाहर होने पर नुकसान बहुत कम होगा। गौरतलब है कि दुनिया में 3 बड़े व्यापार समूह हैं जो एशिया के बड़े हिस्सों में मौजूद हैं। RCEP के अलावा CPTPP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता और IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अस्तित्व में हैं। IPEF में 14 और CPTPP में 11 देश शामिल हैं। इन 3 समूहों में से 2 में भारत शामिल नहीं है। चीन IPEF या CPTPP में नहीं है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन समूहों को चीन को बाहर रखने के लिए ही बनाया गया था। ये दर्शाता है कि भारत ने संतुलन की नीति का अनुसरण किया है जो भारत के हित में है। गौरतलब है कि RCEP से बाहर निकलने के ठीक बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, UAE, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसे हम क्षतिपूर्ति प्रभाव के तहत भी देख सकते हैं। तो अब ऐसे में सवाल निकलकर सामने आता है कि इस मामले में निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है। तो बहरहाल अधिकांश बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा है कि दुनिया एक मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन में रूपांतरित हो जाए, जहां व्यापार और निवेश के नियम उदार हों, व्यावसायिक सुविधाओं को सर्वोच्च वरीयता प्राप्त हो, प्रत्येक स्तर पर आर्थिक और तकनीकी सहयोग स्थापित हो, वस्तु से लेकर मुद्रा तक का प्रवाह बिना अवरोध के हो और उच्च स्तरीय सहयोगों तथा उद्देश्यों में एक रूपता हो आदि। ऐसी आदर्श मूलक व्यवस्थाएं फिलहाल तो संभव नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्र केवल व्यापार और आर्थिक अनुलाभों से नहीं चलते। इसलिए भारत राष्ट्रीय हितों, वैश्विक प्रतियोगिताओं और आर्थिक अनुलाभों के बीच एक संतुलन बनाकर जिस फॉरवर्ड ट्रैक पर चल रहा है वो उचित और तर्कसंगत प्रतीत होता है। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न नोट कीजिए। सवाल है, मुक्त व्यापार समझौतों के निहितार्थों को समझाइए। भारत के संदर्भ में मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर क्या चुनौतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।